हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना होगा? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन GS1 सोसाइटी से है, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है GS2 गवर्नेंस से हमने लिया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो वो सब आइडिया आपको वहाँ से भी लग जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्कर है एंड 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो मीन्स देखिए, आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि 10 मार्कर है और ये बिलोंग करता है सब नेशनलिज्म, मीन्स ये बिलोंग करता है सोसाइटी से, ठीक है। लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही इसका मेन कीवर्ड है। तो देखिए, हमेशा ना कीवर्ड को पहचानिए। जो भी क्वेश्चन है उसका कीवर्ड देखिए, और अगर उस कीवर्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर उसकी डेफिनेशन पॉसिबल है या उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, तो उससे अच्छा इंट्रोडक्शन कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट सेसेशनिस्ट और एम्ड एट अदरिंग सेक्शन, linguistic subnationalism can be seen as a constitutive element of federal democracy। आपको कमेंट करना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोलता है कि जब तक ये जो लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म में ये जो भी चीज़ होती है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है क्या होता है, बट ये जो भी होता है, जब तक ये अलगाववादी नहीं है, मतलब जब तक ये नेशन से अलग होने की बात नहीं करता है या जो दूसरे सेक्शन से उनको साइडलाइन करने की बात नहीं करता है, तब तक ये हमारी जो फेडरल डेमोक्रेसी है उसका कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए, ये 10 मार्कर है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म है उसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है, उससे डरने की हमको ज़रूरत नहीं है। और अगर वो सेसेशनिस्ट नहीं है, अगर उसमें नेशन से अलग होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके काफ़ी फायदे होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अब देखिए, क्योंकि 10 मार्कर है और कमेंट लिखा हुआ है, तो देखिए कमेंट में अक्सर क्या होता है ना, आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही बातें बतानी होती है। बट ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है और ये हमने देखा भी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसमें आपको केवल पॉजिटिव पॉइंट ही बताना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। तो भाई, अब क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये तो आपके हर आंसर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो। इसके अलावा देखिए, लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म, इससे हमको डरने की जरूरत क्यों नहीं है। यही तो कहा गया है कि भाई जब तक ये अलगाववाद की बात नहीं करता है, सेसेशन की बात नहीं करता है,
दूसरे सेक्शन को साइडलाइन करने की बात नहीं करता है, तब तक हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे फायदे की बात है। तो वही दोनों बातें आपको बतानी है कि भाई हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। और उसके बाद क्या बताओगे आप कि भाई ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट बन सकता है, किस तरह से पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए, आई होप ये चीज समझ गए होंगे आप। अब देखिए, ये जो पूरा जो क्वेश्चन है टिका हुआ है कि लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म, और कहें तो सब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सब नेशनलिज्म, इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए इसमें होता क्या है, इसकी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। देखिए, जब कोई एरिया, जब कोई रीजन, जब कोई प्रोविंस, जब कोई स्टेट अपने इंटरेस्ट को असर्ट करने की कोशिश करता है, किसकी कॉस्ट पे, नेशन के इंटरेस्ट की कॉस्ट पे, तो उसको कहा जाएगा सब नेशनलिज्म। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मोर लोकलाइज्ड अप्रोच है। आई होप समझ गए होंगे आप। देखिए डेफिनेशन आपके सामने है। मोर लोकलाइज आइडेंटिटी की जब बात होती है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी जो है ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी हो सकती है। किस बेसिस पे होगी भाई, ये आपके कल्चर के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे, आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आपको अब ये बताना होगा कि भाई इससे डरने की हमें क्यों जरूरत नहीं है। दूसरा बात, इससे क्या फायदे हमको होंगे ये आपको बताना है। तो आई होप आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। आइडिया ऑफ असर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वंस स्टेट, रीजन, प्रोविंस एज सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक द्रविड़ नाडु मूवमेंट चला था। देखिए, शुरुआत में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ये जो ब्रिटिश डोमिनेंस है, एक्चुअली पहले से चला हुआ आ रहा था। शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिश डोमिनेंस है इसको हमको ख़त्म करना है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया, वो ये था कि जो ब्राह्मण डोमिनेंस है उसको भी हमको हटाना है। लेकिन आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 इसमें और काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और फिर ये तब्दील होता है द्रविड़ डिमांड को लेके। मीन्स जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की इनकी डिमांड थी। उसका नाम क्या होगा, द्रविड़। और इस मूवमेंट में पेरियार एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो इसको पढ़ लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल्स इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था सब नेशनलिज्म का, क्योंकि देखिए लैंग्वेज को लेके काफ़ी इश्यूज थे। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था, उससे जो साउथर्न जो स्टेट्स थे काफ़ी नाराज थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सामने आएंगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था सब नेशनलिज्म का। लेकिन देखिए, इंडिया ने काफ़ी अच्छे से इसको डील किया है। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो आज की डेट में हम काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड कंट्री हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक सब नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म जब तक सेपरेशन की बात नहीं करता है तब तक उसके काफ़ी फायदे होते हैं। और ये हम देख भी तो रहे हैं, ठीक है, ये हम देख भी तो रहे हैं। और इसीलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़े आगे। अब देखिए अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट ये है, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। अगला पार्ट क्या है कि इससे डरने की जरूरत क्यों नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब डिफरेंट स्टेट्स बात कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपको स्टेट्स बनाने चाहिए, द्रविड़ मूवमेंट की बात हो रही थी, तब लोगों के मन में ये डाउट था, जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे लीडर्स थे, उनके मन में ये था कि यार कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाल्कनाइजेशन हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारी पॉलिसीज थी, उन्होंने अच्छे से इस डिफरेंस को अकोमोडेट किया, ठीक है। देखिए, जब भी आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। और क्या बोलते हैं कि इंडिया इज ए प्लूरल कंट्री, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, जब इतनी डाइवर्सिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंसेस भी होंगे,
ठीक है। लोग चाहेंगे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड हो, वो कंजर्व हो और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है। सवाल क्या उठता है कि जो नेशन है वो किस तरह से इसको अकोमोडेट करता है, किस तरह से इसको डील करता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे कि भाई 5th शेड्यूल हो गया, ठीक है, 6th शेड्यूल हो गया, 29 है, 30 है, ठीक है। आर्टिकल 29, 30 की आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर सकते हो। और क्या किया गया था, और देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके अलावा देखिए पैसा, ठीक है। तो इन सब से क्या, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, इनको अकोमोडेट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए इससे डरने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने इसको टैकल कर लिया तो इसके काफी पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। देखिए किस तरह के आउटकम्स आएंगे। देखिए इससे क्या है, आप अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो आपके राइट्स हैं 29, 30 में आप उनको असर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। और देखिए जब स्टेट्स डिमांड करते हैं तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता है, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता है। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस आएगी। आप देखिए जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो काफी बेहतर कंडीशन में है अगर आप कंपेयर करें उनको नॉर्दर्न स्टेट से, ठीक है। तो वहां पे गुड गवर्नेंस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। और देखिए जब आपकी आइडेंटिटी विद इन नेशन प्रोटेक्ट होती है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, तो इससे क्या होता है, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग होती है ये और प्रमोट होती है, ये और प्रमोट होती है। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि इसके काफी फायदे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि किस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, पैसा की आप बात कर सकते हो, काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। और देखिए अभी कुछ समय पहले तक स्पेशल स्टेट को स्टेटस मिलता था, ठीक है, स्पेशल स्टेट स्टेटस भी मिलता था, ठीक है। वो सब यही चीज़ तो थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि भाई इंडिया की पहचान क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, डाइवर्सिटी, ठीक है। वो क्या है, डाइवर्सिटी है। और देखिए इंडिया सेलिब्रेट्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड नेशनलिज्म एंड सब नेशनलिज्म कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। क्यों, क्योंकि जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो कंजर्व हो रही है, वो प्रोटेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और भी आपके माइंड में कुछ आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो काफी एक अच्छा सा ये क्वेश्चन है, लिखने को काफी कुछ है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता सकते हो, ठीक है। जहां तक बात आती है ससेशन की, आप खालिस्तान की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब बड़े आगे चलिए। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना भूल गया। देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो एक तरह से कम होती जा रही है, ठीक है। ये बात आप भी मानते होंगे। तो इस दौर में जब हम बात करते हैं सब नेशनलिज्म का, तो वो एक तरह का सोर्स है किसका, आपकी आइडेंटिटी को प्रमोट करने का, उसको मेंटेन करने का, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है जो आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। बड़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है गवर्नेंस को लेके, एक 15 मार्कर है। मींस काफी अच्छे से आपको इसको लिखना होगा, काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रिवेलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ठीक है। माल न्यूट्रिशन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका की वर्ड क्या है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यही फॉर्मेट होता है यूपीएससी का, स्टैटिक प्लस डायनामिक। तो भाई माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके क्या कारण है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन
ये डायनामिक पोर्शन हो गया, दोनों को मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके क्या पार्ट्स हैं वो तो आपके सामने है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको रीजंस बताने हैं कि भाई क्यों ये जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो लॉन्च किया था 2018 में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की तो इसको लेके काफ़ी सारा करंट अफेयर हमारे पास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें बात होती है माल न्यूट्रिशन की। तो मैंने आपको कहा था सोशल इश्यूज में कि उसको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वो यूज होता है। आप उसको ऐसे में यूज कर सकते हो उस डाटा को। तो वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना परसेंटेज स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए उसी से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। आप चाहें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिख दीजिए जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप चाहें तो यूनिसेफ की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है उसको कोट कर सकते हो कि माल न्यूट्रिशन वॉज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड 69% ऑफ डेथ्स। ठीक है, तो भाई जो क्वेश्चन की डिमांड है आपने यहीं पे एड्रेस कर दी। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन देखिए एक बात होती है एज की, कि जो सामने वाला बंदा है, एस्पिरेंट है, उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिले। तो वो कब मिलेंगे, जब आप कुछ करंट अफेयर लिखोगे, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि यार आपकी नॉलेज बहुत धांसू है। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन करते हो तो वो भी सही है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, एक तरह का वैल्यू एडिशन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्योंकि इसमें सारी की सारी डायमेंशन कवर हो जाती है। इंडिया की रैंक 94 है। ठीक है, देन कितनी परसेंटेज स्टंटेड है, कितनी वेस्टेड है, वो सब यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगला क्या पूछा गया है कि भाई क्या कारण है कुपोषण के, माल न्यूट्रिशन के। तो देखिए बहुत ही आसान सा ये पार्ट है। आपको पता है कि भाई माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण क्या होते हैं भाई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, वो किस तरह से रिसोर्सेज परचेज कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सही से नहीं है। ठीक है, एक्सेस नहीं है। ठीक है, उससे भी होता है माल न्यूट्रिशन। इन्फेक्शन वगैरह की आप बात कर सकते हो, मैटरनल हेल्थ की बात कर सकते हो। भाई देखो अगर मदर की हेल्थ अच्छी है तो जो उसके चिल्ड्रन होंगे उनकी भी हेल्थ अच्छी होगी। तो इश्यू क्या है कि इंडिया में जो मैटरनल हेल्थ है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। और इसके बारे में एक डाटा है कि 1 in 5 जो वुमेन है वो अंडर वेट है इंडिया में, और काफ़ी जो वुमेन है वो एनीमिया का शिकार होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, भाई देखो आज भी ऐसा है कि डिफरेंशिएट किया जाएगा मेल में, फीमेल में, ठीक है, बॉय में एंड गर्ल में। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो रिसोर्सेज किसको दिए जाएंगे, बॉय को दिए जाएंगे, क्योंकि वही तो अपने घर का नाम रोशन करेगा। तो ऐसी मेंटलिटी फैली हुई है हमारी सोसाइटी में, जिसको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद क्या आता है कि भाई जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। किस किस के लिए है, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन ये आ सकता है किसमें, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय 2022 इंडिया को क्या करना है, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है, कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए इसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं। अगर वो टारगेट्स आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ये टारगेट्स आपके सामने हैं कि भाई पर एनम स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन को 2% से कम करना है, एनीमिया को 3% से कम करना है, एंड लो बर्थ वेट का जो को 2% पर एनम से कम करना है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए मिशन 25 by 2022, यह क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि भाई ये क्या है।
तो ये टारगेट है इस मिशन में कि भाई जो स्टंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में 38%। देखो आप लोग मुझे बताओ कि स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। मैं काफ़ी बार पूछ चुका हूँ पहले भी, आज फिर से पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पे, प्रीलिम्स में। तो 38.4% ये डाटा कब का है, NFHS4 का डाटा है। तो इसको लाना है 25% पे, कब तक, 2022 तक। और इसी को कहा गया है मिशन 25/2022। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, अगर नहीं देते हैं तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही इसकी सिग्निफिकेंस है। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कन्वर्जेंस लाया जाएगा। जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे कि PDS हो गया, मनरेगा हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है, PM मातृ वंदना वाली जो योजना है, उन सबको कन्वर्स करना है। और देखिए इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ICT टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी जो ICT टूल्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। मैक्सिमम फोकस किस पे होगा, जो फर्स्ट 1000 डेज हैं। देखिए प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से जो सेकेंड बर्थ डे होगा, ठीक है, बर्थ ईयर होगा, ठीक है, उसके बीच के जो 1000 डेज होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर इस दौरान आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चिल्ड्रन होंगे वो हेल्दी होंगे, जो मदर होंगी वो हेल्दी होंगी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में, इस मिशन में इसी पे फोकस किया जा रहा है। और जन आंदोलन, देखिए इंडिया में यही एक इशू है कि माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई स्कीम आती है जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करती है, तो उसमें अवेयरनेस, जन आंदोलन, इन सब की बातें होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस की बातें होती हैं, और उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे और इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। क्या कंक्लूजन होगा कि भाई अगर आप इसको सही से इंप्लीमेंट कर दोगे तो क्या होगा, बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है इतना तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, लेकिन इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस सेशन का पर्पस यही है कि जो क्वेश्चन आए आप उसकी डिमांड को समझिए, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके फ्लो को समझिए, ठीक है, और उनको किस तरह से एड्रेस करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कम लिखने हैं कि ज़्यादा लिखने हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह से कंक्लूजन होना चाहिए, ये सभी हम आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो तो खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। देखिए इन्होंने शुरुआत की है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, respect and assimilates diverse section of society. India as a nation has emerged from pluralistic, multilingual and multi-ethnic society. अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये रिलेवेंट है, क्या इससे अच्छा आप कुछ लिख सकते थे क्या? तो देखिए अगर आप डिफाइन करते कि सब नेशनलिज्म क्या होता है, उसका कोई एग्जाम्पल देते तो मज़ा आता कि नहीं आता, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते कि नहीं मिलते। अब देखो आपने यहाँ पे लिख दिया है लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म, तो भाई जो एग्जामिनर है वो उसके माइंड में ये बात तो आएगी ना कि भाई पहले मुझे समझा तो सही कि ये होता क्या है, उसके बाद की बात है कि ये थ्रेट है कि नहीं है, वो तो बात की बात है, पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन तो करो। तो यही पर्पज है इस सेशन का कि आपको आइडिया लगे कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो ये आपने एक मिस्टेक की है, इसको आप दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। अब आपने बताया कि भाई थ्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया एक प्लूरल डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कंट्री है, इससे जो सॉलिडेरिटी है वो और प्रमोट होगी, ये भी सही है, काफ़ी सारे प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं, तो ये सब आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि सब नेशनलिज्म क्या होता है। अब भाई यहाँ इसका मतलब क्या था, ठीक है, इसको तो आपको पहले लिखना चाहिए था ना, तो वहाँ इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा होता, ठीक है। तो इसको वहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये डेफिनेशन आपकी सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि रीजनल एस्पिरेशन का इमरजेंस, इट कैन फर्दर लीड टू वायलेंट एक्टिविटीज, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। देखो ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई ये थ्रेट क्यों नहीं है, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसके फायदे क्या होंगे ये आपको बताना है। तो वो फायदे आपने नहीं बताए, बल्कि आप तो नुकसान बता रहे हो। तो क्वेश्चन की डिमांड तो कुछ और है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए ना आपके सामने तो 2 बार पढ़ो। और देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखिए सोसाइटी में सिलेबस आपका कम है और क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं,
तो यूपीएससी क्या करती है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से उनको बनाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सोसाइटी के क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि चोट हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरी सिंसियर एडवाइस है आप लोगों को। तो ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये चीज़ नहीं पूछी गई है। फिर आपने क्या लिखा है कि प्लुरलिस्टिक नेशनलिज्म सेलिब्रेट्स द सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हैंस इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन सेसेशनिस्ट एंड अदरिंग सब नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। देखो भाई, क्वेश्चन की डिमांड से हटके आपका कंक्लूजन है, तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से एनालिसिस करो, 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करो, कंटेंट को एनालिस करो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूछा क्या गया है, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। आगे बढ़े, चलिए। इन्होंने यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को डिफाइन किया और काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर यहाँ पे करंट अफेयर होता तो एक एज मिलती, ठीक है। आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छे से लिखा है, लेकिन करंट अफेयर होता तो वो और अच्छा होता है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप मान के चलो कि अगर 10 स्टेप्स हैं तो आप 9 तक तो पहुंच ही गए हो, आपको लास्ट जो स्टेप है वहां पे पहुंचना है। इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। रीजंस बताए हैं कि भाई फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। अब देखो, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। 1 से 2 लाइन काफ़ी है, ठीक है। 1 से 2 लाइन काफ़ी, इतना एक्सप्लेन मत करो। इनइक्विटी इन फूड एंड हेल्थ सिस्टम। अब देखो, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपने सी पार्ट भी लिखा है कि इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। तो भाई ये तीनों पॉइंट तो एक ही है ना, थोड़ा बहुत घुमा दिया है बस आपने, तो इनको मर्ज कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपको रिपीट नहीं करने पॉइंट्स को, ठीक है। ऐसी गलती मत करना। इनडायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स जैसे कि इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, मैटरनल एजुकेशन, पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर। तो भाई इनको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो शुरू के 3 पॉइंट है इनको तो मर्ज करना चाहिए था और इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। इनडायरेक्ट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ये बात सही है। फिर आपने कोविड-19 के बारे में बताया। अब देखो, ये चीज़ आपने सही नहीं की है। अगर आपको कोविड-19 में बताना है तो 2 से 3 लाइन काफ़ी है, 1 से 2 लाइन काफ़ी है। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। देखिए, कोशिश करिए कि आप छोटे पैराग्राफ लिखो, हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। तो यही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि जब आप GS 1, 2, 3 की बात करते हैं तो हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट होना चाहिए और छोटे पैराग्राफ लिखो। कोविड-19 का आपने बताया है तो ये मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए था। और इससे हुआ क्या, आपने जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस कर दी, तो वैसे ही आपके मार्क्स कम मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो भाई यूपीएससी इसी तरह से खेलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। देन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये इसका कोर डिमांड है इस क्वेश्चन का। और देखिए, इसको आपने काफ़ी कम वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च दिस मिशन और पोषण अभियान टू इंश्योर दिस, ये बात सही है। सिग्निफिकेंस, इट एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया। तो भाई जो स्टैंडर्ड जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। परसेंटेज आपने नहीं लिखी है, वो आपने लिखी है बाद में और वो भी सही से नहीं लिखी है कि इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस लो बर्थ वेट 2%, 2%, 3%, 2%। तो भाई जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है वो मर्ज होना चाहिए था, ठीक है। वो मर्ज होना चाहिए था, तब वो अच्छा होता। इट वॉन्ट्स टू एड्रेस, भाई वॉन्ट्स नहीं, ये शब्द मत यूज करो। एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये तो आप बता चुके हो ना पहले से, तो क्यों रिपीट कर रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट सही नहीं है। देन बाय द हेल्प ऑफ दिस मिशन इंडिया कैन बी माल न्यूट्रिशन फ्री विद इन सम ईयर। भाई क्या मतलब है यार, कोई मतलब थोड़ी है इसका। एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आपने बता दिया ना कि भाई 2022 आपको माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है, तो वही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो और भी चीज़ें थी जो आपको लिखनी चाहिए थी। तो देखिए, इसी तरह से ना आपको इरिटेट नहीं करना है एग्जामिनर को। आपने एक बार पॉइंट लिख दिया, जितना आता है उतना लिख दो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। तो ये मेरी आपको एडवाइस होगी। और देखिए, थोड़ा सा कंटेंट आपको एनरिच करना होगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, आपने क्रॉस कर दिया और
और वो कैसे करोगे, जो मेंस की जो वर्कबुक होती है उस पर आप आंसर्स लिखो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मार्जिन वगैरह होता है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने पेजेस में आंसर लिखा है। ये आपने काफ़ी लंबा आंसर लिख दिया है। फिर आपने क्या लिखा है कि भाई इंडिया शुड री एडजस्ट द मिशन फॉर कोविड-19 डिस्ट्रप्शन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपको सही से एड्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, डीमोटिवेट मत होना, पर्पस वो नहीं है। पर्पस क्या है कि आपकी जो गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और यही ऑब्जेक्टिव इस सेशन का कि आपकी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊं, ठीक है, ताकि आप उनको रिपीट ना करो। तो भाई इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।